स्टार्ट करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मॉडल्स की बात करी थी ना। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट मॉडल्स। एटम के अंदर हमने सबसे पहले लेक्चर में बात करी थी कि डाल्टन साहब ने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी बातें बोली थी, वो सारी बातें हमने देखी थी कि फेल भी हो गई आज के डेट में। तो जो सबसे पहली बात की एटम को डिवाइड किया जा सकता है, एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी की बात आई थी। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, इवन न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं भी हुआ था उसके पहले भी, जैसे ही पता लगा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो दूसरी बात क्या हुई कि हम डिस्कवर करें या फाइंड आउट करें कि उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसी है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल्स। और एटॉमिक मॉडल्स में हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था पहला, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, और दूसरा मॉडल रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था कि किसके ऊपर स्कैटरिंग कराई थी और किसकी स्कैटरिंग कराई थी? अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई थी। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर, है ना। और उनको क्या दिखा था? ऑब्जर्वेशन क्या आया था? 20,000 में से कोई एक पूरा वापस आ गया था, बैक ट्रेस कर लिया था पाथ को, लगभग 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन था। बाकी मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए थे, 99.99% पार्टिकल्स सीधा चले गए थे, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो छोटे एंगल से डेविएट हुए थे। ये इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर मैक्सिमम पोर्शन क्या है? खाली है। एटम के अंदर मैक्सिमम पोर्शन खाली है, और एटम का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड है, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। वो छोटा सा स्पेस जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। मतलब जब रदरफोर्ड थे तो रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा मास है, ठीक है। इसीलिए जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के दूर से गुजर गए, मतलब न्यूक्लियस के पास से नहीं गुजरे, वो सीधे चले गए। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने से आया वो उल्टा चला गया, और जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे वो डिफ्लेक्शन शो किए। और डिफ्लेक्शन शो करने की बात करें तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रिलेट होते हैं? 1/sin θ/2 to the power 4। हाँ, sin θ/2 to the power 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय एनी एंगल थीटा, है ना। sin θ/2 to the power 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय एनी एंगल थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज के लेक्चर में पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, नाम से क्या पता लग रहा है? एक अल्फा पार्टिकल क्लोजली, जब एक अल्फा, यहां पे न्यूक्लियस है ना, गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कोई 20,000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा है, अल्फा पार्टिकल, जो बिल्कुल इसके सामने से चला गया बेचारा, है ना। तो वो क्या होगा? एक सर्टेन डिस्टेंस तक आने के बाद वो उल्टा भगेगा रिपल्शन के कारण। तो वो मिनिमम डिस्टेंस इस न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उसको कितना क्लोजली अप्रोच कर पा रहा है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रैवलिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स आर रिटर्निंग बैक सफरिंग डेविएशन ऑफ 180 डिग्री। ये सिर्फ उन्हीं अल्फा पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है जो लगभग 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करते हैं, मतलब पूरा वापस चले जा रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स के लिए हम करते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस वाली दो चीजें हैं, एक तो क्या है? अल्फा पार्टिकल, और दूसरा क्या है? वो जिस मेटल का फॉइल है वो, तो उस मेटल का फॉइल, जो भी मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर इंटू ई, यही क्या हो जाएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, है ना। तो अगर गोल्ड की फॉइल होगी तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? कल ही बात होती है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79, है ना। तो अगर गोल्ड का फॉइल होगा तो 79 ही चार्ज हो जाएगा। कॉपर का फॉइल होगा तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 79 में से 2 घटा दो, ओहो 29 किसका? कॉपर का एटॉमिक नंबर नहीं याद है नमन? ओहो, ट्रिक सीखियो। 30 तक तो मैंने बोला एकदम रट्टा मार लेना है, 30 तक तो बोला है ना, एकदम एटॉमिक नंबर रटे होने चाहिए। सीरियल वाइज बोलेंगे तो आ जाएगा, लेकिन सीरियल वाइज ऐसे बोलते रहो, लेकिन ऐसे 30 तक तो याद रखना, एकदम मस्ट है वो याद रखना, ठीक है ना। डी ब्लॉक का पहला लाइन याद नहीं रखेगा तो सीरियल कैसे याद होगा? वो नहीं बोल रहे हैं, हाँ,
हाइड्रोजन हीलियम से शुरू किया तो हो जाएगा। 30 तक एकदम याद होना चाहिए, मतलब सपने में भी कोई पूछे तो बता पाए आप। 24 किसका एटॉमिक नंबर है, किसका है? क्रोमियम का। ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? Z इंटू ई, जो भी एलिमेंट होगा वो, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। तो कॉपर अगर सॉरी गोल्ड रहेगा तो 79 ही, सिल्वर रहेगा तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? चलो एटॉमिक नंबर याद करना, आपको पीरियोडिक टेबल आएगा तो ट्रिक्स बताऊंगी मैं, है ना। कॉपर का होता है 47, इट इज 47 ही, और सॉरी सिल्वर का 47 ही और कॉपर का 29 ई, ठीक है। सिल्वर का क्या हो गया? 47, कॉपर का हो गया 29। अभी बात हुई थी ना, कॉपर 29, सिल्वर 47 और गोल्ड 79 ई। जिस एलिमेंट का जो फॉइल है जिसे टकरा रहा है उसका एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का चार्ज हम क्या मानते हैं? ई, एक यूनिट चार्ज। अगर जूल में लिखना होगा तो कितना हो जाएगा? इस चार्ज को अगर जूल में लिखना हो तो क्या होगा? 79 इंटू 1.6, सॉरी जूल में नहीं, सॉरी कूलम में, चार्ज इन कूलम, 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, चार्ज कूलम में। जूल में क्या लिखेंगे? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। फिजिकल का लास्ट चैप्टर नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ पढ़ाए होंगे 11th में लास्ट। क्यों? अभी केमिकल इक्विलिब्रियम रह रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, हमारे पास ये वो एटम है जिसका फॉइल लिया गया है। तो गोल्ड है तो गोल्ड का एटम है, कॉपर है तो कॉपर का एटम है, सिल्वर है तो सिल्वर का एटम, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो गया? Q1। किस पे चार्ज है ये? न्यूक्लियस पे चार्ज Q1, ठीक। इधर से हम एक अल्फा पार्टिकल जिस पे चार्ज क्या है? Q2। Q2 की वैल्यू कितनी होगी? 2e। Q2 की वैल्यू कितनी होगी? 2e, है ना। और वहां पे चार्ज कितना होगा? Ze, जो उसका एटॉमिक नंबर हो, ठीक है। तो यहां से एक अल्फा पार्टिकल्स इसकी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल की कोई स्पीड होगी, तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी मान लो v अल्फा, ठीक है। v अल्फा स्पीड से वो चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये पॉइंट ए है, यहां से एक अल्फा पार्टिकल v अल्फा स्पीड से चला किसकी तरफ? उस फॉइल की तरफ, है ना। ये जाएगा, एक जाते 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 एक पॉइंट आएगा जहां जाके ये रुक जाएगा और वहां से ये उल्टा चलने लगेगा, इसके आगे ये जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या होगा? रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पे बहुत, यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही जगह, तो बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो ये जैसे इधर की तरफ जाएगा, कुछ दूर तक जाने के बाद एक पॉइंट आएगा जिसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा? रिपल्शन। तो यहां आके वो रुकेगा, वो उल्टा जाने लग जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, इसका और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसी को बोलते हैं आर मिनिमम, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आई बात? समझना, यहां से चला v वेलोसिटी से और यहां आके उल्टा जाने लगा, मतलब यहां आके इसकी स्पीड क्या हो गई होगी? 0। यही तो मतलब हुआ, यहां के आके स्पीड क्या हो गई होगी? 0। चलते चलते यहां आके रुक गया, मतलब यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बस इसी बात को ध्यान रखना है हमको, है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट है, एक जगह अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v अल्फा, और पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या है? 0, ठीक है। पॉइंट ए पे r क्या है? इनफाइनाइट, मतलब पॉइंट ए इज वेरी फार फ्रॉम दैट न्यूक्लियस, बहुत दूर से भेजा जा रहा है, उस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहे हैं। तो यहां से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस मान लिया क्या है? बहुत दूर है, तो मान लिया एट इनफाइनाइट से भेज रहे हैं। पॉइंट ए इज वेरी वेरी फार फ्रॉम दैट फॉइल, है ना। तो आर क्या है? इनफाइनाइट। यहां पे जो ये है अल्फा पार्टिकल्स यहां से चला तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
m alpha is mass of alpha particle, half m alpha v alpha square या half m v square where m is mass of alpha particle and v is velocity of alpha particle. ठीक है ना? तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो. क्यों? मोशन कुछ है ही नहीं. क्या कुछ नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी बनाया था ना. रेफरेंस फ्रेम से नहीं है. टू चार्ज बॉडी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, उसका पोटेंशियल एनर्जी कल बताया था k q1 q2 बाई r एंड r इज इनफाइनाइट. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. कल बताया था. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी k q1 q2 बाई r बीइंग इनफाइनाइट. ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो. एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. m and v are mass and velocity of alpha particle. Agreed? पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा पॉइंट बी पे? जीरो. वेलोसिटी जीरो हो गई. और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? k q1 q2 बाई r मिनिमम. यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया? r मिनिमम. तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो. यानी पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो. पॉइंट बी पे ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. अब क्या करोगे? बस इक्वेट करेंगे. लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. ये तो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. तो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए और टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी बराबर हो जाएगा. तो पॉइंट ए पे कौन सी एनर्जी है? हाफ एम अल्फा स्क्वायर. और पॉइंट बी पे एनर्जी क्या है? k q1 q2 बाई r. यही तो है. आपको क्या निकालना है? r मिनिमम निकालना है. q1 और q2 आपको पता है. एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा जो भी फॉइल है उसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है वो चार्ज. ये पूरा कांस्टेंट. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमको पता होता है क्या? कितना होता है? 4 AMU है ना. और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया होगा आपको क्वेश्चन में. कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, सारी चीजें आपको पता है. यू विल गेट आर मिनिमम. समझ आ गई बात? आर मिनिमम आपको मिल जाएगा. ठीक है, लिख लीजिए इसको. क्यों डिफरेंशिएट करना है जब सीधा सीधा है? यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी. वहां पे पूरा का पूरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. स्ट्रेट दिख ही रहा है तो क्यों उसको टेढ़ा करना है? किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना. 9 इंटू 10 पावर 9 SI यूनिट में और CGS यूनिट में सिर्फ 1. क्या लिखा है? क्या है? कन्वर्जेशन नहीं, कंजर्वेशन. एनर्जी इज कंजर्व. कन्वर्ट नहीं करना है, कंजर्व करना है. लिख लिया आपने? ये टर्म्स की यूजुअल मीनिंग्स हैं. m अल्फा इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v अल्फा इज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल जिससे उसको प्रोजेक्ट किया गया है ना. q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2e है ना. v अल्फा वेलोसिटी तो हो ही गया. और r क्या है? डिस्टेंस. मास केजी में. अगर सारे SI यूनिट लोगे तो मास kg में लेना पड़ेगा ऑब्वियसली,
है ना, ये कन्वर्जन फैक्टर दिखा दिया है। अगर ये एसआई यूनिट में है तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, केजी में लेना पड़ेगा। उसको सीजीएस यूनिट में लोगे तो उसको ग्राम में लोगे। डन और नॉट? क्लियर? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको बता दूं, जेई मेंस में, जेई मेन की अगर बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल तक का जो पोर्शन है जो अभी पढ़ रहे हैं हम, यहां तक का पोर्शन जेई मेन में नहीं है, लेकिन एडवांस से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है तो यहां तक की जरूरत नहीं, लेकिन ये बेसिक बातें हैं जो आप इसके बिना आगे का काम भी नहीं होगा, इसलिए अपन इसको पढ़ते जरूर है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विथ वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। एक गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट। आपको क्या क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ, r मिनिमम या r नॉट। दूसरा पूछ रहा है, ध्यान से देखना, velocity of alpha particle at a distance 2r naught from the nucleus। r naught तक जा सकता है, लेकिन बोल रहा है कि 2r naught डिस्टेंस पे है, तब भाई वेलोसिटी v नॉट से प्रोजेक्ट किया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है। तो जब वो न्यूक्लियस से 2r naught डिस्टेंस पे है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो तो नहीं हुई होगी, बीच में है कहीं तो उसकी वेलोसिटी क्या है। और तीसरा पार्ट क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल आर नॉट नहीं जाकर के और पास जाए, आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे जाकर रुके, आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे जाकर रखे, तो फिर किस स्पीड से, ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि कम स्पीड से, ज्यादा स्पीड से। तो किस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करें कि वो आर नॉट बाई 2 डिस्टेंस पे जाकर रुके। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, करिए। आपसे क्या बात बोल रहा है पहले ये समझना है। आपको बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है ना, वो अल्फा पार्टिकल v नॉट स्पीड से इधर चल रही है, यहां पे गोल्ड का न्यूक्लियस है, इससे आके टकराने के बिल्कुल सीधे में चल रही है। ये पॉइंट ए, पॉइंट ये चलते 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 यहां पहुंची और यहां पहुंच, ये पॉइंट बी, और यहां पहुंचने के बाद अब इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो यहां वेलोसिटी क्या हो गया, 0। ठीक, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है तो इस पर चार्ज कितना हो गया, 79e। तो पहला पार्ट तो नॉर्मल है, क्या है पहला पार्ट, यहां पे स्पीड क्या होगी, हाफ m v नॉट का स्क्वायर, टोटल एनर्जी यही होगी, या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे टोटल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो q1 कितना लिख लें हम, 79e, q2 लिखते हैं 2e बाई आर नॉट का स्क्वायर, सॉरी आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी, के q1 q2 बाई आर नॉट। एग्रीड? अब क्या करना है, यहां से आपको आर नॉट की तो वैल्यू निकालनी है, आर नॉट की तो वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा के, और ये 79 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 316
इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम और वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया आपका आर नॉट। एग्रीड? दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यही हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? यानी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट सी मैंने ले लिया, इस पॉइंट सी पे ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये कितना है? 2r0। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट सी पे आपको सोचना है कि क्या पॉइंट सी पे स्पीड रुक गई? नहीं। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। कह सकते हो क्या? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है ना, टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। एग्रीड? टोटल एनर्जी एट ए तो वही हो गया हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर। वो वेलोसिटी तो पूछ रहा है, वो वी नॉट नहीं है। वी नॉट का डैश हम बोलते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, वी रख ले हम। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के इंटू 79 ई इंटू 2e अपॉन 2r नॉट, 2r नॉट, 2r नॉट पे पूछ रहा है ना, 2r नॉट डिस्टेंस पे पूछ रहा है। ठीक है क्या? अब आप क्या करोगे? बस यहां पे आर नॉट की जगह ये वैल्यू रख दो। समझ आ रही बात? यहां पे आर नॉट की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो यहां पे वी नॉट वाला टर्म आ जाएगा, फिर इसे इक्वेट करके यहां पे वी आ जाएगा कि नहीं? है ना? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के इंटू ये कितना हो गया? 79 इंटू 2 196। हाँ सॉरी 158। 158 इसका लास्ट में 8 ही होगा ना। 158 ई स्क्वायर बाई, ये तो कट ही जाता 2 से 2, खैर छोड़ो। 2 आर नॉट की वैल्यू रखो के इंटू 316 इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। कटपिट कर लोगे? कटपिट कर लोगे तो वी आ जाएगा कि नहीं? वी नॉट के टर्म्स में आ जाएगा ना, वी आ जाएगा वी नॉट के टर्म्स में। वी कितना आ जाएगा? वी नॉट बाई √2। वी आ जाएगा वी नॉट बाई √2। ठीक। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको? उसको हाँ कर लीजिए, अटेम्प्ट करिए, r0/2 डिस्टेंस करो लास्ट पार्ट स्टार्ट करो वापस। एक्शन क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाएं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एटम के छोटे से पोर्शन में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास लोकेटेड, उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, लगातार उसमें घूम रहा है तो क्या होगा? उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उसी फोर्स के कारण वो उसमें जाके कोलैप्स नहीं करता है। अदरवाइज पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है, तो एक इलेक्ट्रॉन की हिम्मत है कि यहाँ पे 79 ई चार्ज और यहाँ पे 1 ई चार्ज है, वो यहाँ पर रुका रहेगा, उसमें आके उसको गिर जाना चाहिए। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लगातार चक्कर काट रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा तो उसमें घूमने के कारण उसमें क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी फोर्स के कारण वो उसमें जाके गिरता नहीं है। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस समय एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल इज ए फिजिसिस्ट। उन्होंने बोला था, मतलब वहां पे एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक लॉ थी, थियरी थी क्या, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है
तो वो लगातार एनर्जी एमिट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो इट एमिट्स एनर्जी, रेडिएशंस एमिट करेगा। तो आप समझना, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और घूम रहा है, तो लगातार वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है, यानी जैसे जैसे वो घूम रहा है वो एनर्जी एमिट करते जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी तो उसको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, यानी एटम शुड नॉट बी स्टेबल, इलेक्ट्रॉन शुड फेल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल while moving emits radiations and loses energy. As a result, electrons should lose energy at every turn and move closer and closer to nucleus following a spiral path, और ultimately एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, देयर बाय मेक एटम अनस्टेबल। हाँ बोलो। सच्ची में एटम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व भी कर रहा है, उससे रेडिएशन निकलेगा, तो हम लोग अभी जिंदा कैसे? वो रेडिएशन, सारे रेडिएशन थोड़ी हार्मफुल होते हैं भाई। भाई जो विजिबल लाइट है ये भी तो रेडिएशन है। हाँ, रेडिएशन मतलब एक थॉट दिमाग में कि मतलब हार्मफुल चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो जो विजिबल रेडिएशंस हैं वो भी तो रेडिएशंस हैं। ऑल रेडिएशंस आर नॉट सो हार्मफुल। ठीक है, तो उस समय एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज बॉडी अगर मोशन में रहेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो क्या होना चाहिए, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास जाएगा और अल्टीमेटली उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। एटम शुड नॉट एग्जिस्ट, एटम शुड नॉट बी स्टेबल, एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। एक तो ये ड्रॉबैक थी, है ना, जो रदरफोर्ड के मॉडल में आई। दूसरी ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड के मॉडल की थी वो क्या थी, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, एटम की जो स्पेक्ट्रम बनती है लाइन स्पेक्ट्रम, उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब ये स्पेक्ट्रम टर्म हम डिटेल में पढ़ेंगे बोर मॉडल पढ़ने के बाद, है ना। तो ये वाला जो ड्रॉबैक है इसकी ज्यादा अच्छी फील आपको कब आएगा, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तब। अभी हम स्पेक्ट्रम ही नहीं समझते हैं, है ना। तो स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी, है ना। तो फिलहाल तो बस लिख लो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। If the electron loses energy continuously, the observed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum consists of well-defined lines of definite frequencies. है ना, अलग अलग लाइंस थी, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। दिस इंडिकेट दैट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूअस इन एन एटम, है ना, कंटिन्यूअस एनर्जी का एमिशन नहीं होता है ना। अभी हम स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझना है हमें, है ना। उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब ये समझ में आएगा तो ये बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो बोर मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये कह रहे हैं, आप ऐसा समझो कि बोर के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो लगातार उसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए। लगातार घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लगातार घूम रहा है तो लगातार एनर्जी एमिट करनी चाहिए, लगातार एनर्जी एमिट करनी चाहिए। तो वो जो एनर्जी एमिट हो रही है वो रेडिएशंस के फॉर्म में निकल रही है, तो वो रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो एकदम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, एकदम सारे वेवलेंथ दिखने चाहिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं आता है, कुछ वेवलेंथ आते हैं, फिर कुछ वेवलेंथ मिसिंग होते हैं, कुछ वेवलेंथ आते हैं, ऐसा आता है। इसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल के दो मेजर ड्रॉबैक्स थे। अब ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड मॉडल के दो मेजर ड्रॉबैक्स आए और रदरफोर्ड मॉडल, कल से रदरफोर्ड मॉडल को कोई नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हुआ, है ना। अलग अलग कोने में डिस्कवरीज हो रही थी, चीजें चल रही थी, धीरे 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 चीजें इवॉल्व होती गई। तो बीच में दूसरी जगहों पे कुछ और भी काम हो रहे थे, उनकी बात करेंगे। फिर उनके बेसिस पे फिर बाद में फिर नया मॉडल आया, दैट वाज बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो अब जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के बाद अब हमको पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ लाइट। देन डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? हाँ, पार्टिकल भी रहता है। पार्टिकल भी रहता है और वेव भी रहता है। लाइट को क्या बोलते हैं? लाइट को नॉर्मली हम क्या मानते हैं? वेव। लाइट को नॉर्मली क्या मानते हैं? लाइट इज वेव। लेकिन कुछ कारण से कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर हुई जिसके कारण देखा गया कि लाइट में वेव नेचर तो होता ही है, लेकिन लाइट में वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में मेन डिफरेंस क्या है? वेव मतलब कंटिन्यूअस, पार्टिकल मतलब डिसकंटिन्यूअस। वेव का क्या मतलब है? एकदम कंटिन्यूअस है। पार्टिकल क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। जैसे होली के दिनों में सामने नीचे रोड पे कोई खड़ा है ना, नीचे रोड पे कोई खड़ा है, आप चाह रहे हो कि उसको बढ़िया से भिगोया जाए। आप बालकनी में हो अपने, है ना, आप चाह रहे हो उसको बढ़िया से भिगोया जाए, क्या करते हैं? ऊपर से एक बाल्टी फेंक दें, फिर दूसरा बाल्टी फेंक दें, फिर तीसरा बाल्टी फेंक दें, दूसरे दूसरे लोग आ जाए, कोई बात नहीं, है ना, उसको मजा आ रहा होगा तो खड़ा रहेगा, नहीं तो दूसरे दूसरे पे आकर। तो आप बाल्टी बाल्टी फेंकिए, या फिर आप वाटर बलून्स फेंकिए, बाल्टी उठाने में लोड आता है ना, तो वाटर बलून्स फेंकिए, और या फिर पाइप लगा दिए सीधे टंकी में, डायरेक्ट स्प्रे, ये भी हो सकता है। तो जब आप पाइप से स्प्रे कर रहे हो, पाइप से डाल रहे हो पानी, वो कैसा है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। वो क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। और जब आप वाटर बलून्स फेंक रहे हो तो डिसकंटिन्यूअस। एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। फेंक तो रहे हो लगातार वाटर बलून्स, लेकिन फिर भी वो एक पैकेट्स में जा रहा है। अगर वाटर बलून जान लो, जनरल वाटर बलून, एक वाटर बलून का एक पैकेट लाओ तो सब बलून का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम होगा, तो पानी भरोगे तो लगभग लगभग बराबर ही। तो मान लो एकदम स्टैंडर्ड नाप नाप के पानी भरा हुआ है, 100 ml का बलून है, 100 ml पानी भरा हुआ है, तो जब आप पानी फेंकोगे तो 100 ml के मल्टीपल में ही जाएगा ना, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml ऐसे जाएगा, है ना। आप 100 ml के बलून के थ्रू 550 ml पानी नीचे नहीं फेंक सकते हो, या तो 500 जाएगा या तो 600 जाएगा। मैंने बोला ना, आपने नाप नाप के भरा है, पैकेट्स फिक्स हैं, 100 ml के बलून्स हैं, तो 100 ml के बलून से जब भी आप पानी फेंकोगे तो वो 100 के मल्टीपल्स में ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप पाइप तो डाल रहे हो तो 525 ml भी डाल सकते हो, 550 भी डाल सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फ्लो है। डिफरेंस समझ में आया? वहां पे आप कंटिन्यूअसली पानी फेंक रहे हो। तो लाइट के जो रेडिएशंस हैं उनमें दो नेचर है, दे कैन हैव वेव नेचर और दे कैन हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल का क्या मतलब हुआ? वाटर बलून्स। वेव नेचर का क्या मतलब हुआ? पाइप से फेंक रहे हो, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस और ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अब ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की बात आई क्यों? क्यों बोला वेव नेचर और पार्टिकल नेचर? लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब लाइट को मेनली हम क्या मान रहे थे? वेव मान रहे थे, वेव मान रहे थे, वेव मान रहे थे। मतलब लाइट की जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, रिफ्रैक्शन वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है ना। तो लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था। उसके बाद इंटरफेरेंस आया, डिफ्रैक्शन आया, ये भी लाइट के प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लास 12 में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े अभी? पढ़ेंगे कि नहीं फिजिक्स में? हाँ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये भी क्या है? पार्टिकल, सॉरी, वेव नेचर, वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, है ना। तो ये वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन बाद में कुछ प्रॉपर्टीज डिटेक्ट हुई जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की ऐसी थी जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जिसमें
कौन कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्लोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दो फिनोमिना थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। इनको एक्सप्लेन करना तभी पॉसिबल हुआ जब लाइट को क्या माना गया? पार्टिकल, डिस्क्रीट माना गया, है ना। वो कंटिन्यूअस नहीं माना गया, लाइट को छोटे छोटे पैकेट्स में माना गया, तभी हम एक्सप्लेन कर पाए किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। अब सवाल उठता कि लाइट को अगर पार्टिकल नेचर की बात आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, तो एक कम्युनिटी तो ये सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि शुरू से जो हम सोच रहे थे लाइट के लिए कि वो वेव नेचर, वो गलत ही सोच रहे हो सकता है लाइट टोटली पार्टिकल नेचर हो। तो उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टीज जो पहले वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रही थी उनको कोशिश किया फिर से पार्टिकल नेचर समझने का। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी भी तो पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन हो गई। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वेव नेचर से भी एक्सप्लेन होते हैं और पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो प्रॉपर्टीज है लाइट की, इनको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। वो तब एक्सप्लेन है जब वेव नेचर मानोगे। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, है ना। लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, जबकि कुछ पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकती है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक नेचर लाइट का आप छोड़ नहीं सकते हो। भाई लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब हर एक प्रॉपर्टी को किसी एक नेचर से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कोई इससे एक्सप्लेन हो रहा है, कोई इससे एक्सप्लेन हो रहा है, कोई दोनों से एक्सप्लेन हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक ही रास्ता बना क्या कि हम मान ले कि लाइट में डुअल नेचर होता है, उसमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो लाइट शोज डुअल कैरेक्टर, इट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। क्लियर? तो वेव नेचर मतलब कंटिन्यूअस नेचर, पार्टिकल नेचर मतलब डिसकंटिन्यूअस नेचर। अब वेव की बात करें, थोड़ी जनरल बातें वेव के बारे में, क्योंकि वेव नेचर भी है उसमें, तो आपको वेव की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, है ना। तो वेव की बात करें, वेव क्या है? वेव को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। जब वेव फ्लो कर रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है। आप सोचो, लाइट सूर्यदेव से हमारे तक पहुंचता है, बीच में वैक्यूम है, कोई मैटर नहीं भी है, फिर भी रेडिएशंस आ रहे हैं ना। तो बस लाइट की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कोई मैटर नहीं है बीच में, फिर भी लाइट एनर्जी वहां से यहां तक ट्रांसफर हो रही है। कैसे? वेव नेचर के थ्रू। ठीक है। तो इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर, बिना मैटर के सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होना। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर, दैट इज वेव नेचर, या उसको वेव बोलते हैं। ठीक है। अब वेव के बारे में कुछ जनरल टर्म्स, एक वेव को ऐसे ही दिखाते हैं अपन। ठीक है। ये ऊपर वाले जो पोर्शंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे जो होता है ट्रफ, है। दीज आर कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड दीज आर कॉल्ड एज ट्रफ्स। फिर एक टर्म आता है वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और टू consecutive troughs is called as wavelength. ठीक है। एम्पलीट्यूड, हाइट, हाइट ऑफ दिस क्रेस्ट और टर्व इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, है ना। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। दो लगातार आने वाले, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले दो क्रेस्ट या लगातार आने वाले दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ।
दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर है। SI यूनिट तो क्या होगी? मीटर ही होगी, लेंथ ही है, तो SI यूनिट तो मीटर होगी, लेकिन ज्यादातर यूज क्या होगा? लैम्डा नहीं, यूनिट। आर्मस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर ये ज्यादातर यूज होगा ना। वेव्स क्या बहुत छोटे होते हैं, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो रेडिएशन होंगे उनके वेव्स काफी कम होते हैं, तो उनको मेनली हम आर्मस्ट्रॉन्ग में या नैनोमीटर्स में पढ़ते हैं। SI यूनिट तो मीटर ही होगा, लेकिन ज्यादातर यूज जो होगा क्वेश्चंस में आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर। डन। नेक्स्ट, वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू, ये, और इसको बार। दिस इज न्यू बार, ठीक है। वेव नंबर इज न्यू बार, इट इज 1/λ। वेव नंबर क्या है? 1/λ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स हैं उसी को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स हैं, एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स हैं उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। इट इज 1/λ। इसकी यूनिट क्या होगी? कोई यूनिट होगी? क्यों नहीं होगी? 1/λ है ना, पर मीटर। हाँ, तो नंबर पर मीटर। एक मीटर में कितना है? हाँ, एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स है ना, तो दैट इज वेव नंबर। दिस इज 1/λ। सिर्फ नंबर नहीं, नंबर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इट इज 1/λ, इसकी यूनिट हो जाएगी पर मीटर। फिर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड, वो ऑक्सीलेशंस के टर्म में ना, यहाँ वेव्स के टर्म में बताना है। एक पॉइंट वेव्स चल रहे हैं, तो एक पॉइंट से कितने, एक पॉइंट मतलब वेव ऐसे चल रहा है, एक डॉट लगा दिया, उस डॉट से कितने वेव पर सेकंड पास हो रहे हैं? वेव चल रहा है, आपने कहीं एक मार्क लगा दिया, उस लाइन उस पॉइंट को कितने वेव पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, और न्यू बार क्या है? वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड है ना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? अगेन नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकेंड। हाँ, हर्ट्स भी होती है, पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई बाय डेफिनेशन, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट्स, या बहुत बार साइकिल्स पर सेकेंड लिखा होता है ना। तो हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड या पर सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular point, number of waves passing through a particular point,
एग्जामिनर को लगेगा ना कि बीच में कोई दूसरा लड़का आके लिखने लग गया। ऐसा एक पेज पे राइटिंग अलग है, दूसरे पेज पे राइटिंग अलग है। अलग क्यों रहा है? थोड़ा थोड़ा क्यों, देखो ऊपर की राइटिंग दोनों, ये वाला और ये वाला। इधर का और इधर का। हाँ वही तो। एग्जामिनर शॉक। हम वो लोग तो ध्यान नहीं देते, मैम देखते हैं फर्स्ट का लाइन लास्ट का लाइन। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या था? हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ, है ना। क्रेस्ट या ट्रफ कितना ऊंचा है उसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यूनिट अगेन मीटर। ऐसा यूनिट तो इसकी भी क्या होगी? मीटर। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए वेव कैसे डिफाइंड होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में एक वेव ने कितनी दूरी ट्रांसफर की, ट्रैवल की, है ना। वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं? वेव की। तो वही क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब क्या, एक सेकंड? हाँ, पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी दूरी ट्रैवल किया, यही तो होता है वेलोसिटी। मैम ये एक सेकंड का कॉन्सेप्ट क्यों है? 2 सेकंड भी ले सकते थे कि 2 सेकंड में, एक सेकंड यूनिट टाइम में। भाई जैसे स्पीड है, स्पीड कैसे बोलते हो? तुम्हारी स्पीड क्या है? मीटर पर सेकंड बोलते हैं। इतना मीटर पर सेकंड ना भाई, एक सेकंड में बता लो तो फिर जितने 10 सेकंड में चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर 2 सेकंड्स, ऐसे क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज एक यूनिट में बताओगे यूनिटरी मेथड में लगाने में आसान, तभी तो उसको आसानी से कर लोगे ना। हाँ। एक में इतना है तो इतने में कितना होगा, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड वेलोसिटी इज v। ये तो सिमिलर लगता है। वो टेढ़ा है, वो सीधा है। क्या होता है? न्यू लैम्डा, है ना। v इक्वल टू न्यू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू। भाई यूनिट से ही देख लो, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या है? पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या है? मीटर, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस से ही हो जाएगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ऐसे नहीं बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग। न्यू ऐसे टेढ़ा v बनाना है। ये ऐसे बनाते हो तो ये क्या बन गया? इसको गामा पढ़ते हैं उनके लैंग्वेज में, दिस इज गामा, है ना। ये टेढ़ा बनाना है, दिस इज न्यू। फिर वो भी गलत है, ये दोनों लाइन ऐसा। हाँ जी, दिस इज न्यू। v इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वेव। है ना। वेव में दोनों कंपोनेंट्स हो, वेव इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। ऐसे वेव्स जिसमें दोनों कंपोनेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका क्या मतलब हुआ? समझना, वेव ऐसे चल रहा है तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये एक एक्सिस है ना। इस एक्सिस के अलोंग क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एक्सिस के अलोंग क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का ट्रांसफर इधर, एक एक्सिस ये हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो वेव इधर चल रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में? सच ए वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा है। मतलब अगर लिख के दिखाया, ऐसे डायग्राम बना के दिखाया तो इस तरह से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर वेव चल रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। समझ आ गई बात? ठीक है, एक फील्ड ऐसा है, एक फील्ड ऐसा है, और वेव कैसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। सच अ वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Wave in which both electric and magnetic field are present are known as electromagnetic waves. Electric field और magnetic field एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, है ना, एक एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और तीसरे एक्सिस के लॉन्ग वेव का प्रोपगेशन। डन? लिख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। Electromagnetic waves travel with the speed of light and they do not require any medium for their propagation. कहीं भी अगर EM वेव लिखा है तो आपको समझ जाना स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड के बराबर। लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। EM वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। It do not requires any medium for its propagation.
कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं या रेडिएशंस होते हैं? कुछ याद है? बोलो, क्या हो गया, नहीं लिखा? कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं? जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। हाँ शुरू कर, बोलो देव, कुछ याद है? नहीं, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, ऑर्डर नहीं, चलो कुछ भी नाम तो बताओ। विजिबल हो गया, यूवी हो गया, इंफ्रा हो गया, और रेडियो, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। हाँ नहीं, 5 ही हुआ अभी तो, 5 से ज्यादा होते हैं भाई, है ना? कॉस्मिक रेज सुना है? सुना है, हाँ सुना तो है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के ऑर्डर में बता रहे हैं। कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, ये भी सुन रखा है, देन एक्स रेज, है ना? फिर यूवी रेज, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, है ना? इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स, एक ही बच गया, रेडियो वेव्स, है ना? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ के ऑर्डर में है। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। ठीक है, यूवी, विजिबल, आईआर, आईआर के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब एनर्जी घटेगा। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, इनको इसमें से मिनिमम एनर्जी वाले आपको 4 कोई दे देंगे, सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन कौन सा है? हो सकता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो आपको ये ऑर्डर पता होगा। ऑर्डर पता होगा तो आप बता लोगे किसकी एनर्जी कम है या किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल कहां से कहां तक होता है? विजिबल वैल्यू नहीं, कौन कलर बताओ विजिबल के कलर्स? विबग्योर, है ना? तो विजिबल से लेकर वॉयलेट से लेकर के रेड तक, है ना? वॉयलेट से लेकर के रेड तक, ध्यान से देखना, वॉयलेट से रेड तक। मैं पूछूं वॉयलेट और रेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ये ऐसा है। तो वॉयलेट के पहले जो उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वॉयलेट, और रेड के बाद जो उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, है ना? वॉयलेट के पहले अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के बाद इंफ्रारेड। तो रेड की एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है? रेड की एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। ठीक है, अब इसका रेंज कितना होता है? 400 700 क्या? बता रहे हैं एमस्ट्रॉन्ग होता है कि नैनोमीटर होता है? गड़बड़ है ना? 3800 से लेकर के 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक रहता है। 3800 से लेकर के 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक रहता है। बहुत जगह आप इसको पढ़ोगे 3,500 से 7,500 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 4,000 से 8,000 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जनरल आप ये ध्यान रखें, 3800 से लेकर के 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक ये क्या होता है? विजिबल रेंज होता है आर्मस्ट्रॉन्ग में। नैनोमीटर में होगा तो 380 से 760। नैनोमीटर इज 10 पावर -9, आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10 पावर -10। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। हाँ, वेवलेंथ बढ़ता है, ऐसा ध्यान रखना। अल्ट्रा वॉयलेट और क्या? इंफ्रा रेड, रेड के बाद और ये वॉयलेट के पहले, वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है। ये इधर जाने पे वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता होता है। अब इस बेसिस पे आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जैसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है,
कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, कॉस्मिक फिर गामा फिर एक्स। भाई आप विजिबल लाइट लेते हो, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तो आपने सुन रखा है, मतलब बहुत कॉमन है। तो विजिबल के पहले अल्ट्रा और उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद कौन सा लाइट हम यूज करते हैं? एक्स रेज, अक्सर कराते जाते हैं, एक्सरे अक्सर कराते हैं। तो अच्छा, एनर्जी एक्सरे की इधर वाले की एनर्जी क्या है? ज्यादा है ना, तो एक्सरे ज्यादा एनर्जेटिक लाइट है, तभी तो वो हमारी मसल्स के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो एक्सरे के पहले गामा, कॉस्मिक तो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन हो गया। कॉस्मिक मतलब क्या बोलते हैं ना, कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, है ना, बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, तो कॉस्मिक की एनर्जी सबसे ज्यादा, गामा एक्स। ठीक है, गामा लुक्स लाइक वाई, तो वाई एक्स वाई एक्स वाई। देखने में याद करेंगे, दिक्कत है, एक्स पहले आता है बाद नहीं, इतना यूवी के पहले ही रहता है ना, इधर से जा रहे हो इधर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, और इधर आईआर के बाद माइक्रो फिर रेडियो, माइक्रो फिर रेडियो। ठीक है, याद रहेगा अब। तो आपको एनर्जी वगैरह पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, आप बता लेंगे। वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। ठीक है, इफ वेवलेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर वेव इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक वेव की वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला था आपका? v वॉज न्यू लैम्डा, ये तो था। आपको क्या निकालना है? न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, और वेलोसिटी क्या रखोगे आप? लाइट की वेलोसिटी c बाई लैम्डा एक्चुअली, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 5000 इंटू 10⁻⁻10। ये ध्यान रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है, निकल जाएगा क्या? ये 10⁻⁻7 हो गया ना, ऊपर जाकर 10⁻+7। तो 0.6 भी तो है, 3/5 है ना, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज या पर सेकेंड। ये 7 आ गया, ऊपर गया 15, पर ये 0.6 है ना, तो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज पर सेकेंड। ठीक है, if wavelength of visible light varies from 4000 to 8000 Armstrong, then range of frequency, अगर वेवलेंथ 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेरी कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कहां से कहां वेरी करेगी? मतलब ये क्या है? लैम्डा मिनिमम, और ये क्या है? लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स के अलॉन्ग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी? मिनिमम, और लैम्डा मिनिमम के अलॉन्ग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻7, है ना, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है क्या? तो कितना हो जाएगा? 0.75, 75 इंटू 10⁻13, और ये क्या हो जाएगा? उसका डबल, हाफ, हाफ हो जाएगा, डबल थोड़ी होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 37.5 इंटू 10⁻13। ठीक है ना, क्लियर? हाँ बोलो, दीजिए। 10⁻13 नीचे 3.75 इंटू 10⁻15 कैसे दे दिया? ये 37.5 लिखा है ना, तो 14 वहां पे होना चाहिए ना। अच्छा इसका जस्ट हाफ किया ना, हाँ हाँ हाँ, ये गड़बड़ हो गया, 37 14 ही होना चाहिए, करेक्ट, डिवाइड बाई 2 ही करना है बस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? ठीक है, आज के लिए इतना वाइंड अप करेंगे। वेव नेचर की बात कर ली, अब नेक्स्ट क्लास में विल डूइंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। वेव नेचर हो गया, जनरल बातें हमने कर ली, अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसमें हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेनली। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में।